ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। बचपन में तो मैं फ़ौज में जाना चाहता था। पहली बार मैंने अमेरिका के अंदर भारत के झंडे को हाथ में लिया, वो भी अमेरिकन ने मुझे दिया था। तो अब मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी का मुझे एहसास हुआ। झंडे को आपको हमने पहले भी कहा था कि आप इस झंडे को मत फहराया करो, आप लोग हर रोज़ झंडे को दर्शाते हो, इसको अभी उतारो हमारे सामने। उन्होंने अपने सामने झंडे को उतरवाया। तो मुझे जब बताया फ़ोन के ऊपर तो मुझे रोना आ गया। मैंने कहा कि अपने देश के अंदर हम अपने देश के झंडे को सम्मानपूर्वक ढंग से भी अगर नहीं फहरा सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सरकार को जो है ये उनको खुशी नहीं थी कि ये फैसला हो गया। फिर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट पे रोक लगा दी कि आप किसी भी तरह का कोई बिल्ला लगा करके और संसद में नहीं आ सकते। जो हरियाणा का आदमी है वो तो जब अंग्रेजी भी बोला है तब भी दूसरा आदमी पहचान जाएगी वो आदमी हरियाणा का है। उसमें अंग्रेजी में भी जो है उसकी हरियाणवी झलक है। एक रैली में एक ताई मिल गई थी, ताई मिल गई, बोला उरा छोरे। मैं हाँ जी बताओ। बोलते ना वोट तो दे दूँगी, लिखता है हेलीकॉप्टर में बिठा दिए। नमस्कार, सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं एक ऐसे हरियाणवी से जो खिलाड़ी हैं, जो नेता हैं और साथ में जो उद्योगपति भी हैं। आज आपको हम मुखातिब करा रहे हैं नवीन जिंदल साहब से। सर बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया, उद्योगपति हैं आप खिलाड़ी भी हैं, आप राजनेता भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बचपन में लौटें और ये जो तीनों नाम मैंने आपके गिनवाए हैं, तीनों जो परिचय मैंने आपका गिनवाया है, वो कहानी ज़रा बता दें एक बार। तो देखिए, बचपन में तो मैं फ़ौज में जाना चाहता था और हिसार के अंदर हम रहते थे। और हिसार में जो है मैं घंटों, जब आर्मी का कॉन्वॉय निकलता था तो मैं घंटों जो है घर के बाहर खड़ा हुआ जो है उनको हाथ हिलाता रहता था, उनको सैल्यूट करता रहता था जब फ़ौजी भाई निकलते थे। लेकिन बचपन में आदमी कुछ सोचता है और धीरे धीरे जब बड़ा होता है धीरे धीरे जो है उसके ख़यालात भी बदलते हैं और आप सामने जो है जो अवसर मिलते हैं वो अवसर भी अलग अलग मिलते हैं। तो लेकिन बचपन में मैं फ़ौज में जाना चाहता था और उसके बाद जो है जब मैं बड़ा हुआ तो मैं फिर अपने पिता श्री ओपी जिंदल जी के कदमों पर मैं चलना चाहता था। अच्छा, मैं हिसार साइड जब भी जाती हूँ तो ओपी जिंदल साहब के बारे में लोग बोलते हैं कि उस समय बाबूजी जब उस पूरे क्षेत्र में किसी लड़की की शादी होती तो कन्यादान हमेशा भिजवाते थे। तो इतना उन्होंने काम किया। जी, हम अपने हरियाणा के अंदर जो है हम बेटियों का हम बहुत मान करते हैं। आप खुद हरियाणा की बेटी हैं और हरियाणा की हमारी बेटियां जो है इसी हमारे लाड प्यार से वो बहुत बिगड़ भी जाती हैं। जब भी उनको हम प्यार से उनको हम लाडो भी कहते हैं। तो इसलिए राम भतेरी भी कह देते हैं, बतेरी भी कहते हैं, लेकिन हम लाडो भी कहते हैं उनको। तो इसलिए जो है अपनी बेटियां जो है दूसरों की बेटियां भी सभी की साझी होती हैं। तो इसलिए दूसरों की बेटियों में भी अगर हम कुछ अपना योगदान कर सकें तो उसमें बहुत खुशी मिलती है। आपकी पढ़ाई लिखाई सर फिर किस तरह से आगे जारी रहती है? तो पढ़ाई मैंने पहले हिसार में स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है HAU, वहाँ पर कैंपस स्कूल में मैं पढ़ा। उसके बाद मैं सावन पब्लिक स्कूल में पढ़ा हॉस्टल में 2 साल। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में पढ़ा 2 साल। उसके बाद हंसराज कॉलेज से मैंने BCom ऑनर्स की और फिर मैं 2 साल के लिए 1990 में अमेरिका चला गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस, वहाँ पर MBA करने के लिए। और 22 साल की उम्र में जो है मैं पढ़ के अमेरिका से सीधा जो है रायगढ़ मध्य प्रदेश वापस आ गया था। उसके बाद हर किसी को झंडा दर्शाने, झंडा फहराने का अधिकार ये आपने दिलवाया। ये कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे आपके जहन में आया ये? देखिए, जब मैं 1990 में अमेरिका गया पढ़ने के लिए तो मैंने देखा कि अमेरिकन्स जो हैं वो अपने अपने घरों के ऊपर बहुत गर्व से अपने देश के झंडे को दर्शाते थे। उनको देख करके मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी अमेरिका का झंडा लगा लूं। लेकिन फिर मेरे कुछ देर सोचा मैंने कहा कि मैं अमेरिका का झंडा कैसे लगा सकता हूं, मैं तो अमेरिकन नहीं हूं, तो मैं क्या करूं। तो मेरे ख्याल में आया कि मुझे भारत का झंडा मुझे फहराना चाहिए। फिर मुझे ख्याल आया कि अमेरिका के अंदर भारत का झंडा फहराऊंगा तो कोई लोग बुरा तो नहीं मान जाएंगे। तो लेकिन पहले मैं सोचा पहले झंडा तो ढूंढूं मैं भारत का, अपने कमरे के अंदर लगा लूँगा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ दोस्तों से पूछा कि मुझे भारत का झंडा कहाँ से मिलेगा। तो एक तो छूटते साथ बोला कि इंडिया से मिलेगा।
तो मैंने कहा इंडिया से मिलेगा। अच्छा, एक दूसरे ने बोला कि एक फ्लैग शॉप है डाउनटाउन डैलस में, बोले आपको वहाँ से मिल सकता है। तो मेरे पास गाड़ी थी नहीं, 20 साल का था मैं सोचा जब कुछ मौका मिलेगा बाज़ार जाने का तो मैं लेके आऊँगा। तो 3-4 दिन के बाद उसी दोस्त ने मुझे को एक पैकेट दिया। मैंने कहा व्हाट इज़ इट? ही सेड ओपन इट। तो मैंने उसको खोला तो उसके अंदर इतना बड़ा, उसके अंदर बहुत बड़ा भारत का झंडा था। तो 20 साल के लड़के को, जिसने कभी पहले भारत के झंडे को कभी हाथ में ना लिया हो, पहली बार मैंने अमेरिका के अंदर भारत के झंडे को हाथ में लिया, वो भी अमेरिकन ने मुझे दिया था। तो मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी का मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ झंडे को हाथ में लेकर के। और मुझे बहुत खुशी भी हुई, मुझे बहुत उससे प्रेरणा भी मिली। और फिर मैंने चाहा कि क्योंकि उस समय मैं अपनी स्टूडेंट यूनियन का, अपने यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बॉडी होती है उसका मैं अध्यक्ष था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने दफ्तर में दीवार पे लगा लूँ। फिर मैंने लोगों से पूछा कि कहीं मैं इसको लगाऊं, आपको कोई बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं, आप शौक़ से लगाओ। तो मैंने बहुत खुशी खुशी अपने झंडे को लगा के रखा। और 1 साल जब मैं पढ़ने के बाद जब मैं भारत वापस लौटा 92 में, तो 26 जनवरी 93, आज से 30 वर्ष से भी अधिक हो गए, तब हमने ये कस्टमरी है कि फैक्ट्रियों में 26 जनवरी 15 अगस्त को हर जगह झंडा फहराया जाता है। तो हमने भी झंडा फहराया। अगले दिन जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो मैं देखा सिर्फ डंडा तो था लेकिन झंडा गायब था। तो मुझे लगा कि सिर्फ डंडा लगा हुआ, सिर्फ खाली पोल अच्छा नहीं लगता। झंडे के साथ तो खूबसूरत लगता है, लेकिन सिर्फ खाली जो है पोल हो और झंडा गायब हो तो अजीब सा लगता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि आपने झंडा लगाया था कल, इतना सुंदर लग रहा था, इसको उतार क्यों दिया? तो वो बोले जी हम हर रोज़ नहीं लगा सकते, सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी इन्हीं दिनों को हम झंडा को दर्शा सकते हैं। तो मुझे लगा ठीक है, क्योंकि उस समय मैं 22 साल का था। मैं कुछ कदम चला तो मुझे लगा कि अमेरिका के अंदर तो मैं हर रोज़ मैं भारत का झंडा दर्शाता था, मुझे किसी ने नहीं रोका। और मैं वापस इसलिए आया कि मैं अपने सपनों के भारत का निर्माण करूंगा। मेरे जितने दोस्त थे सारे के सारे अमेरिका रह गए, आज भी वापस नहीं आए। लेकिन मैं सोचा कि मैं वापस आकर के अपने देश को अमेरिका से भी अच्छा बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने देश के झंडे को ही नहीं दर्शा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, आप इस झंडे को हर रोज़ दर्शाओ। हम इसको सम्मानपूर्वक ढंग से सूर्योदय पे इसको हम लगाएंगे और सूर्यास्त पर इसको हम उतारेंगे। जितने भी इसके जो भी इसकी कस्टम्स हैं उसको सबको फॉलो करते हुए हम इसको हर रोज़ इसको दर्शाएं। तो वो थोड़ा हिचकिचाए। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको हर रोज़ झंडे को दर्शाना है। तो उन्होंने चालू कर दिया। फिर उसके 1 साल के बाद कमिश्नर और एसपी वो आए हुए थे इलाके में। तो वो आए, देखे उनको उनको बुरा लगा। वो आकर के हमारे लोगों के बोले कि भाई इस झंडे को, आपको हमने पहले भी कहा था कि आप इस झंडे को मत फहराया करो, आप लोग हर रोज़ झंडे को दर्शाते हो, इसको अभी उतारो हमारे सामने। उन्होंने अपने सामने झंडे को उतरवाया। मैं उस समय दिल्ली में था, मैं रायगढ़ में नहीं था। तो मुझे जब बताया फ़ोन के ऊपर तो मुझे रोना आ गया। मैंने कहा कि अपने देश के अंदर हम अपने देश के झंडे को सम्मानपूर्वक ढंग से भी अगर नहीं फहरा सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? दुनिया के किस कोने में हम लगा पाएंगे? तो फिर मैंने सोचा कि ये जो है इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने सारे कानून का अध्ययन किया। और मैंने कानून का जब अध्ययन किया, मैं बड़े बड़े वकीलों से भी मिला, तो मैंने ये पाया कि कानून सिर्फ ये कहता था कि हम झंडे का अपमान नहीं कर सकते, झंडे का अनादर नहीं कर सकते। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि झंडे का अपमान क्या होता है। उसमें लिखा है कि झंडे का अपमान होता है अगर आप इसके बारे में अपशब्द कहें, आप इसको पाँव तले रौंदें, आप इसका कालख पोतें या इसको जलाएं, तो इसका अपमान है, अनादर है। लेकिन अगर कोई सम्मानपूर्वक अपने घर पर या कारखाने में अगर इसको दर्शाना चाहता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। उसके ऊपर रोक टोक थी झंडा संहिता। झंडा संहिता जो है उसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। वो केवल सरकारी निर्देश हैं, वो कोई कानून नहीं है, वो केवल सरकारी निर्देश हैं। और फिर मुझे वकीलों ने ये समझाया कि सरकारी निर्देशों की बुनियाद पर आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। उनके मुताबिक झंडा फहराना जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जब हम झंडा दर्शाते हैं तो एक तरह से हम अपने देश के प्रति अपना प्यार, अपना विश्वास हम व्यक्त कर रहे हैं।
तो जो हक हमें अपने संविधान से मिलता है। तो फिर इसको लेकर के हम कोर्ट में गए और कोर्ट के अंदर जो है ये 10 साल तक ये संघर्ष चला और 10 साल के संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उसमें झंडा दर्शाने को, झंडा फहराने को हमारा एक मौलिक अधिकार इसको घोषित किया। और ये पहली बार हमें ये मौका मिला है हमारे इतिहास के अंदर कि हम हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को हर रोज़ हम दर्शा सकते हैं। इससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। और उस दौरान कोर्ट की ओर से क्या दलीलें रही सर? ये 10 साल ये बहुत लंबी प्रक्रिया और बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया रही। देखिए, कोर्ट में भी दलीलें होती थी। उससे पहले जो सरकारी अफसरों से मैं बात करता था तो वो उनको ये डर रहता था कि अगर हर व्यक्ति को झंडा फहराने की इजाज़त मिल गई तो लोग इसका अपमान करेंगे, लोग इसको सम्मान नहीं देंगे। तो मैं उनको ये कहता था कि हमारा गणतंत्र है ये हमारा विश्वास की नींव पर टिका है। हमें ये सोचना पड़ेगा जितना बड़ा देशभक्त मैं हूँ उतने ही देशभक्त आप भी हो। मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं तो देशभक्त हूँ और आप देशद्रोही हो, तो उस नींव के ऊपर तो हमारा गणतंत्र नहीं टिका है। और मैं ये कहता था कि इस डर से कि लोग बाग देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान करेंगे, क्या हम ये कहें कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ सिर्फ देवालयों में रहनी चाहिए, मंदिरों में रहनी चाहिए, कि घर में लोग इसका अपमान करेंगे? लेकिन जब हम देवी देवताओं की मूर्तियाँ घरों में रखते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मैंने यही कहता था कि ये झंडा जो है ये सरकारी झंडा नहीं है, ये लोगों का झंडा है। और हमें ये सोचना चाहिए लोगों को इस बात का एहसास है कि वो अपने झंडे का कैसे ख्याल रखेंगे, उन्हें भी अपने झंडे से प्यार है। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए लोगों के ऊपर कि वो अपने झंडे का खुद इसका पूरा आदर करेंगे। तो ये मेरी दलील होती थी। तो कोर्ट के अंदर ये काफ़ी समय तक चला। आप समझ सकते हैं कि 10 साल बहुत लंबा समय होता है। तो सबसे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये चला और दिल्ली हाई कोर्ट में सिर्फ 6 महीने में हम 95 के अंदर हम 94 में हाई कोर्ट गए थे, 95 में इसकी जजमेंट आ गई थी और जस्टिस डीपी वाधवा की बेंच ने ये जजमेंट दी। और जस्टिस डीपी वाधवा का भी कुछ ही दिन पहले उनका देहांत भी हुआ। तो मैं उनको भी नमन करना चाहूँगा कि उनमें उनका इसके अंदर एक बहुत बड़ा उनकी भूमिका रही इसके अंदर झंडे को, क्योंकि बहुत जल्दी ही उन्होंने 6-7 महीने के अंदर अपनी जजमेंट उन्होंने सुनाई। तो दिल्ली हाई कोर्ट की फेवरेबल जजमेंट के बाद भी भारत सरकार को जो है ये उनको खुशी नहीं थी कि ये फैसला हो गया। फिर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट पे रोक लगा दी। तो रोक लगाने का मतलब होता है कि जैसे वो जजमेंट हो ही ना। तो उसके बाद भी मैंने झंडा फहराना जारी रखा। तो क्योंकि मुझे मेरे वकील ने कहा कि झंडा फहराने का जो हक है ये हमें अपने संविधान से मिलता है और हमारा संविधान हमें क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें देता है, तो हम झंडे को दर्शा सकते हैं। और जो झंडा लगाने से हमें रोकती है वो है झंडा संहिता। और झंडा संहिता जो है ये केवल सरकारी निर्देश हैं और सरकारी निर्देशों की बुनियाद पर आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो हमने झंडा फहराना जारी रखा। जब झंडा फहराना जारी रखा तो उस समय फिर कलेक्टर रायगढ़ और एसपी रायगढ़ ने मेरी शिकायत कर दी केंद्र सरकार को कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, ये तो कलेक्टर ने लिखा, तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और उसी में एसपी ने लिखा कि उचित न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण राष्ट्रीय भावना के साथ फहराना जारी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को मिलने के बाद भारत सरकार ने मेरे पे उठा के कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस कर दिया। तो थोड़ा डर तो लगा हमें भी कि कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उस समय मैं 25 या 26 साल का था, तो मुझे लगा कि ये कुछ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस हो गया और भारत सरकार मेरे खिलाफ लड़ रही है इसमें। तो लेकिन मेरे वकील थे शांति भूषण जी और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है आप इसमें चिंता मत करो और हम इसको पूरा अच्छे से हम लड़ेंगे। तो फिर ये केस जो है हम लड़ते रहे। हमने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय की हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे मानने से हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हम जो है अपने संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है
हम उसके अनुरूप हम ध्वज को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम फहरा रहे हैं और सम्मानपूर्वक ढंग से इसको फहरा रहे हैं। तो फिर बाद में जाकर के 23 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना ये हमारा मौलिक अधिकार है और हर व्यक्ति हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को हर रोज़ दर्शा सकता है। और संसद के भीतर भी मैं कहूँ कि छोटा तिरंगा, उसको शायद लेपल फ्लैग बोलते हैं। जी, लेपल पिन कहते हैं, लेपल पिन कह सकते हैं, लेपल फ्लैग कह सकते हैं। अब उसके लिए भी आपने लड़ाई लड़ी? तो वो जब मैं पहली बार चुन के मैं जब संसद में गया 2004 के अंदर, तो मैंने देखा कि मेरे को जो है वहाँ पे थोड़ा सिर में दर्द रहने लगा। मैं देखा मेरे को तो कभी सिर में दर्द होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर हवा के अंदर धुआं होता था। धुएं मतलब वहाँ पे लोगों को सेंट्रल हॉल में धूम्रपान वहाँ पर लोग करते थे, धूम्रपान करना अलाउड था। उसके कारण वही एयर कंडीशनिंग सिस्टम में घूमता रहता था धुआं। तो मुझे जो इस बात से बचपन से मुझे सिगरेट का धुआं मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो उसके लिए जो है मैंने स्पीकर साहब को शिकायत की। मैंने कहा उनको कि हमने ही कानून बनाया है कि सार्वजनिक जगह के ऊपर आप जो है धूम्रपान नहीं कर सकते, और आप यहाँ पर जो है धूम्रपान करते हैं लोग, जिससे पूरा वातावरण दूषित होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे लिख के दो। और ये करने वाले थे देश के चुने हुए सांसद। बिल्कुल। तो मैंने लिख करके दिया और सोमनाथ चैटर्जी साहब उस समय स्पीकर थे, और 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने स्मोकिंग को, धूम्रपान को बंद कर दिया। तो मैं फिर उनको धन्यवाद करने के लिए गया। जब मैं धन्यवाद करने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि यंग मैन, आप जो है हमेशा ये तिरंगा झंडा लगा के आते हो यहाँ पर। मैंने कहा जी हाँ जी आता हूँ मैं। तो बोला ये लगाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा सर क्यों? उन्होंने रूल बुक खोल के दिखा दी, किसी भी तरह का बैज नहीं पहन सकते। हुआ ऐसा था कि कई दशक पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे श्री पीलू मोदी, वो एक बार कोई बड़ा सा बैच लगा के आ गए थे कि आई एम अ CIA एजेंट। कोई बात रही होगी, मुझे पूरी बात नहीं मालूम, लेकिन वो लगा के आ गए थे आई एम अ CIA एजेंट। उसके बाद कानून बदल दिए कि आप किसी भी तरह का कोई बिल्ला लगा करके और संसद में नहीं आ सकते। तो फिर मैंने कहा कि ये तो कोई आम बिल्ला नहीं है, ये तो राष्ट्रीय ध्वज का बिल्ला है। तो फिर बोले कि अगर अच्छा आपको अगर चेंज करना है तो आप हमें पत्र लिखो। तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा। पत्र लिख करके उसमें जो है 4-5 साल लग गए, और 4-5 साल के प्रयासों के बाद, और फिर उसमें जो है श्रीमती मीरा कुमार हमारी जो है उसमें स्पीकर थी, और उन्होंने फिर इस बात की, उन्होंने और जो कमेटी थी, जो रूल्स कमेटी होती है, उन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि आप संसद के अंदर आप देश का बिल्ला पहन कर आ सकते हैं। तो लेपल पिन को लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो उसको बिल्ला बोलेंगे, तो बिल्ला पहन करके आप आ सकते हैं। और फिर आप राजनीति में आना नहीं चाहते थे, ये किस तरह से जर्नी शुरू हुई आपकी? देखिए जैसे मैंने कहा कि मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं। तो बाबूजी को जब मैंने देखा, जब वो राजनीति में जब लोगों की मदद करते थे, लोगों की उनसे बहुत उम्मीदें थी, और उनके चुनावों के अंदर मैं बढ़ चढ़ करके मैं हिस्सा लेता था, तो मेरी भी रुचि हुई कि मैं लोगों के लिए करूं, मैं लोगों की सेवा करूं। बाबूजी हमेशा ये बोलते थे कि राजनीति में आना हमारा जो है एक ही मकसद है कि हम लोगों से जुड़ें। अगर हम जब लोगों के घर जाते हैं, लोगों के गाँव में जाते हैं, हाथ जोड़ करके और उनसे जब मदद मांगते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, तभी उनकी भी हिम्मत होगी कि वो हमारे घर आएँ। वरना जो है कोई भी बड़े लोगों के घर आने में हिचकिचाते हैं लोग, लेकिन जब हम उनके घर जाएंगे तभी वो हमारे घर आएंगे और हमारा एक रिश्ता बनेगा, हम दुख सुख के साथी बनेंगे, हमें ज़मीनी हकीकत का पता लगेगा। इसलिए जो है चुनाव लड़ना केवल एक बहाना है हकीकत जानने का, लोगों से जुड़ने का, धरती से जुड़ने का। तो इसलिए मुझे भी ये बातें बहुत जची, और अब जब फिर मुझे भी अच्छा लगा कि मैं लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, और क्योंकि एक उद्योगपति होने के नाते हो सकता है मैं 10 लाख लोगों के लिए काम कर सकूं, 1 करोड़ लोगों के लिए काम कर सकूं, लेकिन अगर आपकी देश के 150 करोड़ लोगों के लिए काम करना है तो उसके लिए जो है राजनीति एक अच्छा माध्यम है जिससे आप पूरे देश के लिए आप काम कर सकते हैं। अच्छा, 2005 में आपके पिताजी गुजर गए थे, हमारे बीच नहीं रहे थे। उनके बाद कुछ चैलेंजेस आए आपकी राजनीति में, उद्योग में? देखिए जब पिता का साया रहता है तो आदमी को एक हिम्मत रहती है कि कोई भी बात होती है तो पिताजी से जाके सलाह कर लेते, बाबूजी जाके सलाह कर लेते। और जब उनके जाने के बाद ये बहुत बड़ा धक्का हमें लगा, लेकिन हमें फिर भी ये लगता था कि वो हमारे साथ हैं, क्योंकि जो भी हमने जीवन में किया
वो उन्हीं की प्रेरणा से हमने किया। तो इसलिए आज भी हमें लगता है कि बाबूजी हमारे साथ हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। और बाबूजी ने हमेशा हमें ये सिखाया कि बहादुर जीवन में एक बार मरता है और कायर जीवन में कई बार। तो जिस चीज़ में हमारा विश्वास हो उस चीज़ के लिए हमारे को लड़ना चाहिए। और जब हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो फिर अब बोलते थे हमारे को वरदान भी है कि हमारे को ईश्वर का वरदान है कि हमें उसमें कामयाबी भी मिलेगी। सूबे में, इस देश में मैं कहूँ कि बहुत सारे उद्योगपति हैं और उनमें मैं ये कहूँ कि उस फहरिस्त में आपका भी नाम शामिल है। ये हम सब हरियाणवियों के लिए बहुत प्राउड की बात है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जिक्र करूँ देश की अर्थव्यवस्था का, तो उसमें उद्योग किस तरह से अपना योगदान रखते हैं? देखिए हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, हमारे देश के जो प्राइवेट सेक्टर है, उनका देश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देश की 2/3 से भी ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो प्राइवेट लोग ही चलाते हैं। लेकिन जो है हम कभी कभी जो है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, कुछ लोग जो है उनको वो सम्मान नहीं देते। जब कोई उद्योगपति, चाहे वो दुकान हो, कोई छोटा उद्योगपति हो या बड़ा उद्योगपति हो, उसको बहुत रिस्क लेनी पड़ती है। जब कोई कर्ज़ा लेता है तो कर्ज़ा लेने के टाइम पे अपनी पर्सनल गारंटी देनी पड़ती है। सब कुछ जो है, कर्ज़ा लेना जो है एक बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। लेकिन वो कर्ज़ा लेकर के भी जो है बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं जिसके अंदर हज़ारों लाखों लोगों को जिसके अंदर रोज़गार मिलता है। हर साल हज़ारों करोड़ का वो टैक्स पे करते हैं जिससे कि इकोनॉमी चलती है। सिर्फ बातें करने से तो काम नहीं चलता। लोगों का पेट भरने के लिए, टैक्स देने के लिए कोई ना लोग रिस्क लेते हैं, वो काम करते हैं। तो इसलिए उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका है और मैं समझता हूँ कि उनको हमें पूरा उनको सम्मान देना चाहिए। और इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का। उन्होंने हमेशा उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, दुकानदारों को, जो लोग उद्यमी हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं देश के लिए संपत्ति बनाते हैं, उनको हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है और जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। पूरा देश उनका आभारी है। जैसे एक सेक्टर हो गया खेती किसानी, हम किसानों को हमेशा से ये मानते हैं कि वो निर्धन रहे हैं, सरकारें उनके लिए योजनाएं लेकर नहीं आती। तो ऐसे में अगर कॉरपोरेट सेक्टर की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पर ओपी जिंदल साहब का जिक्र करूँ, हमने देखा कि वो शून्य से खड़े हुए। तो ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं जो शून्य से खड़े हुए। तो इसमें हम ये माने कि क्या जो उद्योगपति उनके लिए आम जनमानस की धारणा वो बन नहीं पाई है, एक सम्मानजनक भावना, या फिर ये सोच रहे थे वो बहुत अमीर हो गए तो बहुत अहंकारी होंगे, बहुत घमंडी होंगे, उनकी क्या कनेक्टिविटी आप मानते हैं कि वो टूट जाती है? देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है देश के लिए। आज हमारा किसान ही जो है पूरे देश का पेट पालता है। तो इसलिए ये हम सब का फ़र्ज़ बन जाता है कि हम अपने किसानों को मजबूत करें। हम चाहते हैं कि हमारे किसान जो है, किसानों को कर्ज़ा लेना ना पड़े, वो इतने मजबूत हों कि वो कर्ज़ा दे सकें किसी को, ना कि कर्ज़ा उनको लेना पड़े। और उसके लिए जो है अब जो सरकार कर रही है काम, और ख़ास करके मैं बात करना चाहूँगा प्राकृतिक खेती की, उससे उनका जो उसमें व्यय है वो तो आधा होगा और जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होगा, जो प्राकृतिक खेती से जो उनका जो उत्पादन होगा, उसके अंदर कोई भी उसके अंदर हार्मफुल चीज़ें जो है उसके अंदर नहीं होंगी। जो भी नुकसान देने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर, जैसे फर्टिलाइज़र डालते हैं हम, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड डालते हैं, तरह तरह के जहर हम डालते हैं खाने के अंदर और उसको फिर हम खाते हैं। अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो खर्चा कम होगा और ये जो बिना किसी केमिकल के जो ये हम उत्पादन करेंगे वो दुगने दाम पे बिकेगा। इससे किसानों की इनकम बढ़ सकती है और इस बार बजट के अंदर प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत जोर दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बहुत इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं प्राकृतिक खेती को। ये तो एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि उद्योगपतियों के बारे में जो लोग नेगेटिवली बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ जो है लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों को ये बात समझ में भी आती है। जिस व्यक्ति को कोई तकलीफ़ होती है उसको बताया जाए कि भाई आप गरीब इसलिए हो कि आपका पैसा जो है किसी और ने ले लिया, लेकिन सच्चाई तो इसमें नहीं है कोई भी। क्योंकि जो आदमी जो काम कर रहा है, जो उद्योग चला रहा है, वो उद्योग, उसके उद्योग चलाने से लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लाखों लोग उससे जो है
उसको उनको रोज़गार मिल रहा है, उनका घर चल रहा है, वो लोग भी संपन्न हो रहे हैं, उनकी उन बातों को ना देखना, सिर्फ उनको इस तरह से करके लोगों को भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए, ये गलतफहमी पैदा करने के लिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की जनता वो बहुत समझदार है। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरे बारे में भी पहले कुछ लोग बोलते थे, लेकिन अब वो समझते हैं, क्योंकि जो हरियाणा की जनता है वो बहुत समझदार है। वो जानते हैं कि जब कोई आदमी, अगर कोई उद्योगपति हमारे बीच में आ रहा है, तो वो कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहा, वो कोई नाम कमाने के लिए नहीं आ रहा, वो तो हमारी सेवा करने के लिए आ रहा है। और वो जानते हैं, अब जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है। अगर मैं जो हूँ उसके अलावा अगर कुछ मैं बनना चाहूँगा तो लोग उसको भांप जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सब बातें जो है हर व्यक्ति की, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई वो फौज के अंदर है, चाहे कोई दुकान चलाता है, कोई अध्यापक है, कोई प्रोफेसर है, कोई उद्योगपति है, कोई राजनेता है, हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका है। हर व्यक्ति, मैं ये मानता हूँ कि अगर राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरणा लेकर अगर हर व्यक्ति राष्ट्र हित में काम करे तो हम सब मिलकर अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं, जिसके अंदर हर व्यक्ति खुशहाल हो, संपन्न हो। कुरुक्षेत्र में अब जब मैं रिपोर्टिंग करी थी सर लोकसभा चुनाव के दौरान, अब एक महिला बता रही थी कि जिस समय आप वहाँ सांसद होते थे, अब उस समय पेंसिल या किताबें या सारी चीज़ें उनको मिल जाती थी। अब वो लड़की जब मुझे मिली या उसके परिवार के जो बच्चे मिले तो मुझे इमोशनल या रोते हुए मिले, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी। अब आपके क्या प्लान्स रहेंगे? आप सांसद बने हैं एक बार फिर से कुरुक्षेत्र में। तो देखिए, इस बार जो है मैंने लोगों को यही कहा है कि जो मैंने पिछले 10 सालों में काम किया, 2004 से लेकर 2014 तक, तो आने वाले 5 सालों के अंदर उससे मैं 10 गुना ज़्यादा मैं काम करके दिखाऊंगा। और मैंने उसके अंदर जो है, मैंने और मेरी वाइफ शालू ने, हमने अपनी माँ सावित्री जिंदल जी से आशीर्वाद लेकर के, उनका ये मन में था कि हम बेटियों को पढ़ाएं। जैसे मैंने कहा था, हमारी बेटियां हमारी लाडो होती हैं, हम उनको बहुत लाड प्यार से हरियाणा में पालते हैं। तो अपनी बेटियों के लिए हम एक स्कॉलरशिप, नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, हमने अभी 2 दिन पहले ही उसको लॉन्च किया है कि पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर जो भी मेधावी बेटियां होंगी, जो भी गरीब परिवारों से जिनकी आय 1,80,000 रुपये सालाना से कम है और मेधावी हैं, तो उनको पढ़ने के लिए, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर, हम उसके अंदर पूरी उनकी हम ट्यूशन फी जो जो उनकी आवश्यकता होगी वो उसकी हम पूरी करेंगे। सरकारी योजना से इतर होगी जो आप अपने पर्सनल बजट से आप देंगे? सरकारी योजनाएं तो हैं ही, सरकारी योजनाओं से अलग भी जो है ये योजना, अगर किसी को सरकारी में लाभ नहीं मिला तो इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इसके अंदर हमने कोई भी अलग अलग कोई ये नहीं किया है कि किस श्रेणी को, सभी को मिल सकता है, सभी श्रेणियों के लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। कुरुक्षेत्र में मैं अब जब घूम रही थी सर, एक बात और लोग कह रहे थे कि हमारा नवीन जिंदल साहब से बहुत प्रेम है, उन्होंने जितने काम किए, उन्होंने खुद भी बहुत सारे काम गिनाए। और मुझे वो महिला खुद बहुत इमोशनल होकर बताती भी नजर आई कि आज हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं है, जिंदल साहब तब होते थे, हमारी बेटियों को किताब पेन सब मुहैया होती थी। उन्होंने कहा कि जिंदल साहब से प्रेम बहुत है, वो सहज हैं, वो विनम्र हैं और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारा उनका विरोध है कि वो बीजेपी में क्यों हैं। तो देखिए, ये बात कई लोग मुझे बोलते हैं, और देखिए कई कारण होते हैं। कोई भी व्यक्ति, मैंने 20 साल मैं कांग्रेस में रहा और मैंने वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से मैंने काम किया। तो कोई पार्टी छोड़ना, पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना, ये कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिनके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, तो इसके कारण मैं वहाँ पर मैं खुश नहीं था। मैं वहाँ पर, मुझे निराशा थी उन बातों को लेकर के, मुझे दुख था कि इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं। और फिर मुझे बहुत मैं प्रेरित था जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र वो बनाना चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाए। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में विकास हो, सभी के पास रोज़गार हो। और विकसित राष्ट्र के मायने क्या होते हैं? विकसित राष्ट्र के मायने हैं, अगर एक मैं बताना चाहूँगा, बहुत से मायने हैं उसके अंदर, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हर व्यक्ति की जो आज जो आय है उसकी कम से कम 3 गुना अधिक होनी चाहिए। अगर आज हम देखेंगे तो जिससे कि लोग संपन्न हो। तो मैं इस चक्कर में नहीं रहना चाहता कि भाई जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर पड़ा रहूँ।
मुझे लगता है कि मैं किस तरह से मैं लोगों के काम आऊँ, किस तरह से मैं अपने सपनों के भारत का निर्माण करूँ। और जो चीज़ें मुझे प्रिय है, जैसे मैं चाहता हूँ कि स्वच्छता के ऊपर मैंने बहुत काम किया। मोदी जी भी स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता के ऊपर उन्होंने पूरे देश में बहुत काम किया। स्किल डेवलपमेंट, कि हम जो है अपने युवाओं को उनको कौशल विद्या दें, उनका कौशल विकास करें, जिससे उनको वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अच्छी जगह उनको नौकरी कर सकते हैं, विदेश जाना चाहे विदेश जा सकते हैं। उसके ऊपर मोदी जी की बहुत रुचि है। तो मेरे विचार जो हैं वो मोदी जी के विचारों से मैं बहुत प्रभावित भी हूँ, मैं प्रेरित भी हूँ। तो मैंने कहा कि मैं इनके साथ मिलकर के मैं काम करूँगा। मैं जो मेरा सपना है देश के लिए, जो मेरा सपना है देश के लोगों के लिए, मैं उसको करूँ। तो उसके ऊपर मैं लगा हुआ, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की और मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे हो गए 4-5 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए। मुझे वहाँ पर लोगों से मुझे बहुत प्यार भी मिल रहा है और मुझे बहुत काम करने में मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर मेरे भाषण में जब मैं गाँव में जाता हूँ, मैं सबको ये कहता हूँ कि जीतने के बाद मैं सभी का सांसद हूँ। चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी ने मेरा कितना भी विरोध किया हो, वो आप मेरे पास अपने काम के लिए आओगे तो मैं पूरी सेवा के भाव से, ईमानदारी से मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके काम करूँगा। अब मेरे मन में कोई बात नहीं है, मैं सभी को प्यार करता हूँ, चाहे कोई किसी भी मज़हब का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो। जब भी मैं राष्ट्रीय ध्वज की बात करता हूँ और जब मैं यही कहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज दर्शाता है तो अपने मज़हब से ऊपर उठकर, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाता है कि वो सच्चा भारतीय है। ये बहुत छोटी बात है। किस राजनीतिक दल में हैं आप, ये बहुत छोटी बात है। हमें तो बहुत सबको मिल करके, सब राजनीतिक दलों को भी मिलकर काम करना पड़ेगा अपने सपनों के भारत के निर्माण करने के लिए। अच्छा, हरियाणा जो है वो जवानों के लिए, किसानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, इनके लिए जाना गया। अब हम देखते हैं कि फैक्ट्रियां, कारखाने हमारे हैं गुरुग्राम में। जहां तक हम ये कहें कि देहात के बहुत सारे बच्चे वहां आते हैं तो वो किराए पर रहते हैं। मान लें कि किसी को 25,000 मिल रहे हैं तो 10,000 वो अपने किराए में खो देंगे, बचत नहीं होती है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को कि हरियाणा में और ज़्यादा उद्योग आए, या आपको क्या लगता है? देखिए, उद्योगों की एक बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि उद्योगों के अंदर ही हम अपने युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं। और अगर हमारे युवा अगर आज स्किल्ड होंगे, आज उनको जो है अगर उनका कौशल विकास किया जाएगा तो उनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी। और आज काम करने वालों की कमी है। अगर हम चाहें, अगर हम ढूंढने की जो काम जानने वाले हैं, काम जानने वाले नहीं मिलते। बेरोज़गारी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो काम जानने वाला है वो कोई बेरोजगार नहीं है। क्योंकि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि आप सरकारी नौकरी करो, आप डॉक्टर बन जाओ, मास्टर बन जाओ, है ना। स्किल्स पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो सरकारी नौकरियां जो है बहुत लोग चाहते हैं, और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनको जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ना वो खुद काम करते, ना वो दूसरे को काम करने देते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो हमें जो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सरकार के ऊपर हमें आश्रित नहीं रहना चाहिए। हम जो है, देश जो है सिर्फ सरकार नहीं चलाती। देश में बहुत से उद्यमी लोग हैं, बहुत से उद्यमी किसान भी हैं, उद्यमी दुकानदार भी हैं, उद्यमी उद्योगपति भी है, उद्यमी अध्यापक भी हैं। तो उद्यमी जो है बहुत लोग हैं। तो हमें उनके साथ जुड़ करके, और ख़ुद भी हम यही क्यों सोचें कि हम किसी के लिए काम करेंगे। हम खुद जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। अगर कोई भी आदमी कोई अच्छी हुनर जानता हो, कोई कोई कौशल जानता हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो प्लम्बर है, वो खुद का भी काम कर सकता है। खुद का काम है, अपना मोबाइल नंबर है, वेबसाइट पे डाल करके लोग जब भी ज़रूरत होगी काम करेंगे और वो अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जो सरकारी नौकरी है उससे कहीं ज़्यादा आमदनी वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर के कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब सर थोड़ी बातचीत हरियाणवी में। अब आपके भीतर हरियाणवीपन कितना बाकी है? क्योंकि हरियाणा का आदमी चाहे लंदन अमेरिका कितने चला जा, वो अब उसके भीतर में जो देसीपन है या जो हरियाणवी है तो वो कभी खत्म नहीं होती। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात करी कि जो हरियाणा का आदमी है वो तो जब अंग्रेजी भी बोला है तब भी दूसरा आदमी पहचान जाएगी वो आदमी हरियाणा का है। उसमें अंग्रेजी में भी जो है उसकी हरियाणवी झलका है। तो फिर आपका खाना पीना फूड मतलब भाई बापू अंग्रेजी खाने की ओर चले गए या कि मैं? अंग्रेजी जब खाना मिल जा तो अंग्रेजी खा ला, और जब देसी मिल जाए तो देसी खा ला। तो खाना है, लेकिन खाने में जो है सात्विक के सेती खाना पौष्टिक होना बहुत ज़रूरी है। मैं सारी आन बोलूँ कि कई लोग जो है वो खाने पीने पे ध्यान को देते हैं। मैंने सोचा जो कि मैं सामने आ जाए वो खा लें, जो कि मैं सामने आ जाए वो पी लें। ये जूस जो पीते हैं, जूस, कोका कोला, लिम्का, इस दुनिया भर की इसमें चीनी हो गए और यह घनी सिद्ध है।
तो इसलिए खान पीन पे मैं यूँ मानूँ कि जो हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर रूपी मंदिर है, और इस मंदिर का अपन ने ख्याल रखना पड़ेगा, और कोई ख्याल कौन रखा है। तो इसके लिए एक तो चीनी जमा नहीं खानी चाहिए, एक जो है गेहूं कम खानी चाहिए। अरे हम खावा ही घना मीठा। नहीं मीठा तो खावा, लेकिन घना मीठा खाना से घनी नुकसान हो गए। तो ना घना मीठा खाना चाहिए, ना घनी गेहूं खानी चाहिए, ना घना चावल खाना चाहिए, और ना रिफाइंड ऑयल तो जमा नहीं खाना चाहिए, ना रिफाइंड ऑयल खाना चाहिए। और रात में जो है जल्दी खाना लेना चाहिए, सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए, या घने तो घने लेट हो जाए तो 8 बजे तक, और 8 बजे खाने के बाद और फिर जो है सवेरे उसके 16 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए। इसलिए सारे दिन जो है, कई लोग जो सारे दिन चरते रहें, जब डांगर चरे वे तो ठीक है आदमी चले। डांगरा का सिस्टम तो पेट का सिस्टम जो है, गाय भैंस इनका डांगरा का तो चरण का है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो चरण वाला कौन है। हमारा सिस्टम तो ये है, खाना खाया उसके बाद 3-4 घंटे ढक्कन बंद, मुंह बंद, उसके बाद नहीं खाना, कि उरा खाया फिर जाके 2 चीज़ उठे खा ली, फिर खा ली, तो इससे जो है घना जो है नुकसान हो गए। और फिर जब नुकसान हो जाए फिर हम डॉक्टर के पीछे भागते फिरा, फिर अपना टाइम खराब करते फिरा, फिर किमें करण कुछ जो रहा। तो इसलिए अगर शरीर का ध्यान रखेंगे आप, तो शरीर अपना ध्यान रखेगा। ये मेरा आखिरी सवाल, आपकी इतनी सारी जगह पे उद्योग कि तो उड़ीसा में, कि रायपुर में, तो आपने अपने खातर टाइम मिल जाए जो कर पढ़ने का, लिखने का? पढ़न का जिस तरह जब गाड़ी में जान लग रहे हैं या हवाई जहाज में जान लग रहे हैं, उस टाइम मिल जाए पढ़ने का। अच्छा, आपका तो हेलीकॉप्टर है ना। मैं जब सच में मैं रिपोर्टिंग करूँ थी ना, तो मेरे तो कई बुजुर्गा ने कही कि बोले कि हमने अगर नवीन जिंदल दिख जाएगा ना, कहेंगे भाई हेलीकॉप्टर में घुमा दे। तो मैं कदे भी जो है, जब भी मौका मिला है, कई बार जो हेलीकॉप्टर खाली आंटता रहे, जब खाली आंटे तो पहले से लिस्ट बना कर रखा, जिनकी रिक्वेस्ट आवे कि बैठना चाहे। कई जो है, मैंने एक बार एक रैली में एक ताई मिल गई थी, ताई मिल गई, बोला उरा छोरे, मैं हाँ जी बताओ, बोलते ना वोट तो दे दूंगी, लिखता है हेलीकॉप्टर में बिठा दिए। तो मैं बोला जी हेलीकॉप्टर मैं भी था रहा, अरे हेलीकॉप्टर भी था रहा, जितना बैठना हो बैठ लियो। लेकिन वह खड़े गई, मैंने मेरा को नहीं, मैं उस दिन नंबर लेना भूल गया उस दिन, क्योंकि मैं भी बिजी था। तो अगर जो ताई तारा देख ले वीडियो, क्योंकि मेरे तक कई ने कही कि हमारे बताइए नंबर दे दियो, हम नंबर दे के हम उन्हें बुला लेंगे, हमने घने मौके मिले, हम उन्हें उनकी सवारी करा देंगे। ठीक है। अब था कि आपने टाइम क्यों कर मिला है, ये सवाल था। तो टाइम ईब जो है, बाजा दौड़ी तो रवे, लेकिन बाजा दौड़ी रहे तो, लेकिन बाजा दौड़ी की फिर आदत सी भी पड़ जाए, बाजा दौड़ी करने में भी फिर आनंद सा आवे, और फिर जो काम करने लग रहे हैं अगर उस काम में आनंद आवे तो फिर वो फिर काम को लगता। अब लोगों से मिलना करना मैंने बड़ा अच्छा लगा, लोगों से मिलने में, उनकी अगर कुछ मैं तकलीफ़ दूर कर सकूं तो उसमें जो है एक उसमें खुशी भी मिले। तो उसी तरह से काम के अंदर जब मैं फैक्ट्रियां में जाऊं, कुछ काम करा, उससे भी मैंने बड़ी खुशी मिला है। घोड़े चलाऊं, दौड़ाऊं, पोलो खेलूं, उसमें भी मैंने बड़ा अच्छा लगा है। तो इसलिए जब आदमी जो काम करे उसमें अगर खुशी करे तो फिर वो काम को लगता, उसमें जो है हर चीज़ में मज़ा आवे। फिर खिलाड़िया खातर भी आपका एक विशेष स्नेह देखा मैंने। तो जी खिलाड़ियाँ जो है, एक तो पहले तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन कराया है पेरिस में ओलंपिक्स में, और मैं उन्हें सब ने जो है बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँ। हरियाणा की जनसंख्या केवल 2% है, लेकिन मेडल हमेशा हम 80-90% मेडल जीता। लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो मेडल भी हमारे सैकड़ों आने चाहिए। तो उसके लिए हमने सब ने मिल काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा 8-8, 10-10, 20-20 साल पहले करना पड़ेगा। आप सोचना कि भाई ओलंपिक से पहले 6 महीने पहले या साल पहले काम करना, उससे बात को नहीं बना है। आप 10 साल पहले, 20 साल पहले काम शुरू तैयारी कराएंगे, फिर जाके मेडल जीताएंगे। तो इसलिए पहले के मुकाबले में काफ़ी काम होने लग रहा है। जिस तरह JSW है, JSW बहुत काम करने लग रही है, रिलायंस भी काम करने लग रही है, बाकी भी कई ग्रुप हैं वो लोग काम, क्वेस्ट फॉर गोल्ड वे लोग भी काम करने लग रहे हैं। तो काफ़ी काम करने लग रही है। भारत सरकार भी, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये भी काफ़ी काम करने लग रहे हैं। लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। गांव-गांव के अंदर अच्छे सेंटर होने चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी जो है, जब कोई आदमी फेमस हो जावे, जब कोई खिलाड़ी कामयाब हो जावे, जब तो सारे उसके पीछे लाइन लगा के पड़ जावे, लेकिन जब वो संघर्ष करता हुआ तब उसने कोई नहीं पूछता। तो जब एक खिलाड़ी संघर्ष करता हुआ अगर दिख जावे कि ये खिलाड़ी के अंदर प्रतिभा है, ये प्रतिभावान खिलाड़ी है, जदे उसने पकड़ लेना चाहिए। जदे उसने पकड़ के उसने प्रोत्साहन देवांगे तो अपने देश के बहुत सैकड़ों मेडल आओगे। फिर अब क्या कहना चाहोगे लोगों ते? मैं लोगों ने सारी बात तो ताम मेरी मन की जो है काट ली है, सारी बात जो है मैं दिल से करी है,
और सारी बात साची करी है। तो इसलिए मैं लोगों ने मैं बहुत बहुत प्यार करूँ, मैं लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहूँ और लोगों का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसलिए लोगों का मैंने प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और मैं लोगों की सेवा करता रहूँ, यही मेरी ईश्वर से कामना है। यूथ ने कि मैं मैसेज के जो कर स्किल बढ़ावे, स्किल भी जो कर कौन से क्षेत्र में के मैं युवा ने यही कहना चाहूँगा कि वो भाई, ये तारा देश है और मैं भी युवा हूँ, ठीक है। और मैं जो है उम्र तो खैर होगी 50 साल, लेकिन मैं अपने आप ने युवा ही समझूँ और उसा ही जितना वजन मेरा आज से 30 साल पहले था उतना ही वजन भी आज है। जो काम मैं पहले किया करता वही काम मैं आज भी करूँ। और ये जो देश है, ईब जितने मौके युवाओं ने मिले हैं पहले को नहीं मिला करते, इसलिए आज का युवा जो है आज तारे सब में बहुत कॉन्फिडेंस भी है। तो जो भी ताम करना चाहो ताम कर सको, जो बनना चाहो ताम बन सको। और हम जो है हम सारे के सारे, चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी लोग हो, किसी भी राजनीतिक दल के हों, युवाओं के लिए सब लोग काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि युवाओं में हम अपने बच्चा ने देखा, युवाओं के अंदर जो है हम अपना भविष्य देखा। तो इसलिए तामने जो है हिम्मत होनी चाहिए कि ताम जो करना चाहो वो कर सको। और कोई किसी के पास भी जाओगे तो युवाओं के प्रति जो है सब ने एक लगाव रवे, एक चाव रवे युवाओं की मदद करने का भी। तो इसलिए इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग जो है किसी के पास कोई भी काम लेके जाओ और ये हिम्मत रखो कि जो ताम बनना चाहो वो बन सको। जैसा ताम देश ने बनाना चाहो वैसा ताम देश ने बना सको। क्योंकि यो देश तारा है, यो देश तारा है और आप सब मिलकर आप अपने सपनों के भारत का निर्माण कराएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हम पे इतना समय दिया आपने। और ये बातचीत करके जब हरियाणा का आदमी हरियाणवी बोल रहे हैं ना तो सारी नस खुल जाए हैं। और ऐसे जैसे मेरा तो खून बढ़ गया, मतलब कई ग्राम खून बढ़ गया मेरा, मैं सच में ऐसा फील कर खून तो बढ़ गया, लेकिन सोनिया तो ने वजन बहुत कम कर रखा है, तो थोड़ा खान पीन पे ध्यान दिया कर। साई वजन रहा मेरा तो लेकिन बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात मेरा बड़ा मन खुश हो गया सच में हरियाणवी बोल के। मेरा भी अभी पहली बार जो है जीवन में हरियाणवी में इंटरव्यू दिया है। नहीं सर, एक और आपका बहुत घना समय लेवांगे हम, और हम चाहेंगे कि मेरी दरख्वास्त है आपने अब आप हमने और थोड़ा सा समय दियो अगली बार। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सब पे भी मेरी एक गुजारिश है कि आप जिंदल साहब तो कोई भी सवाल अगर पूछना चाह रहे हो हमने लिख कर भेजियो अपने नाम समेत, इन तक दोबारा मिलांगे, दोबारा आपके जो भी सवाल होंगे वो भी पूछांगे। और मैं भी बहुत सारे सवाल के गेल इन तक दोबारा मिलूंगी। आप सब ने बातचीत सुनी, आप सारा का बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। और सर आपका भी शुक्रिया। राम राम। थैंक यू।